हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम है जो सत्य और अहिंसा का पर्याय बन चुका है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने जीवन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग उनके जीवन और दर्शन का एक अनोखा और अंतरंग लेखा जोखा है। यह पुस्तक उनके विचारों और सिद्धांतों का गहरा प्रतिबिंब है। यह केवल घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सच्चाई और अहिंसा की ओर उनकी व्यक्तिगत यात्रा का गहन अन्वेषण है। यह उनके आत्मसंयम और आत्मशुद्धि के प्रयासों का भी वर्णन करती है। गांधी का मानना था कि सच्चाई जीवन का सार है और इसे पाने का एकमात्र तरीका निरंतर प्रयोग और आत्मचिंतन है। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रयोग किए, जिनमें से कई सफल रहे और कुछ असफल। गांधी की आत्मकथा सच्चाई और अहिंसा की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह उनके संघर्षों और विजय की कहानी है। यह आत्मखोज की यात्रा है, अपनी कमजोरियों और पूर्वाग्रहों का सामना करने की और निष्ठा और करुणा का जीवन जीने के लिए लगातार प्रयास करने की। यह उनके आत्मसंयम और आत्मशुद्धि के प्रयासों का भी वर्णन करती है। अपने अनुभवों के माध्यम से गांधी हमें दिखाते हैं कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी राह है जो चलने लायक है। यह राह कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन अंततः यह आत्मसंतोष और शांति की ओर ले जाती है। गांधी की आत्मकथा उन सभी के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो किंवदंती के पीछे के व्यक्ति को समझना चाहते हैं। यह उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। यह साहस, दृढ़ विश्वास और मानवता में अटूट आस्था की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ दुनिया को बदल सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है। यह हमें अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हम गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों में गहराई से उतरेंगे, जैसा कि उनकी आत्मकथा में वर्णित है, और उन प्रमुख घटनाओं और अनुभवों का पता लगाएंगे जिन्होंने उनके दर्शन और उनके जीवन के मिशन को आकार दिया। यह यात्रा हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की समझ प्रदान करेगी। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनका परिवार मौद बनिया जाति का था, जो हिंदू समाज का एक व्यापारी समुदाय है। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान मुख्यमंत्री थे। उनकी मां पुतलीबाई एक गहरी धार्मिक महिला थीं, जिनका गांधी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। गांधी का बचपन उनके परिवार के मूल्यों और उनके गृहनगर के सांस्कृतिक परिवेश से घिरा था। उन्होंने अपनी मां से सहिष्णुता और अहिंसा के बारे में सीखा, जो जैन धर्म की एक धर्मनिष्ठ अनुयायी थीं। एक ऐसा धर्म जो अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देता है। अपने पिता से उन्हें कर्तव्य और न्याय की प्रबल भावना विरासत में मिली। गांधी एक शर्मीले और डरपोक बच्चे थे। वह हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कहानियों से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनमें नैतिकता और धार्मिकता की प्रबल भावना पैदा की। वह भगवद गीता की शिक्षाओं से भी प्रभावित थे, जिसे वे जीवन भर अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट के स्थानीय स्कूलों में हुई। वह एक औसत दर्जे के छात्र थे, न तो विशेष रूप से प्रतिभाशाली और न ही उत्कृष्ट। हालांकि वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। ये ऐसे गुण थे जिन्होंने उनके जीवन और विरासत को परिभाषित किया। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपने परिवार और परिचित परिवेश को पीछे छोड़कर उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें नई संस्कृतियों, विचारों और जीवन के तरीकों से रूबरू कराएगी। लंदन में गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक नए वातावरण, एक अलग संस्कृति और एक विदेशी भाषा के अनुकूल होना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य में एक भारतीय विषय के रूप में उन्हें पूर्वाग्रह और भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने दृढ़ता दिखाई, अपनी पढ़ाई में सफल होने और खुद को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। लंदन में अपने समय के दौरान गांधी ने शाकाहार में गहरी रुचि विकसित की और शाकाहारी समाज के सदस्य बन गए। उन्होंने खुद को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में भी डुबो दिया, जिसमें बाइबल और लियो टॉल्स्टॉय की रचनाएं शामिल थीं, जिनका उनके विकसित होते दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
गांधी के लंदन के अनुभव उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व को महसूस किया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की भी गहरी समझ विकसित की, जिसने बाद में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके दृष्टिकोण को सूचित किया। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी 1891 में भारत लौट आए। वे एक युवा और उत्साही वकील थे जो अपने देश में न्याय की सेवा करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें एक वकील के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पास न तो पर्याप्त ग्राहक थे और न ही कोई महत्वपूर्ण केस। 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय फर्म के लिए काम करने के लिए 1 साल के अनुबंध को स्वीकार कर लिया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत का अवसर था। उन्हें कम ही पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की धारा बदल देगी। यह यात्रा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को रंगभेद शासन द्वारा लगाए गए नस्लीय भेदभाव और अलगाव का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद तीसरी श्रेणी में यात्रा करने से इनकार कर दिया था। अन्य गैर श्वेत समुदायों के साथ भारतीयों को दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन्हें अपमान और अन्याय का शिकार होना पड़ता था। गांधी ने इन घटनाओं को नजदीक से देखा और महसूस किया। इस अनुभव का गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उनके मन में शोषितों के प्रति सहानुभूति की गहरी भावना और समानता और न्याय के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प जागा। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के कानूनी अभ्यास ने उन्हें भारतीय समुदाय की दुर्दशा से अवगत कराया। उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ते हुए उनके मामलों को उठाया। उन्होंने कानूनी लड़ाई के माध्यम से न्याय की मांग की। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अकेले कानूनी लड़ाई नस्लीय भेदभाव की गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। उन्हें एक व्यापक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता थी। उन्हें प्रतिरोध के एक नए तरीके की जरूरत थी जो नैतिक और प्रभावी दोनों हो। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। इन अनुभवों ने उनके विचारों और कार्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें एक युवा वकील से एक जन नेता, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व में बदल दिया। शोषितों के एक चैंपियन और अहिंसक प्रतिरोध के एक नए दर्शन के अग्रणी में बदल दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा के माध्यम से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी ने का अपना दर्शन विकसित किया, जिसका अर्थ है सत्य बल या सत्य पर जोर। गांधी का मानना था कि सत्य ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है और यह किसी भी बाधा को दूर कर सकती है, चाहे वह कितनी भी दुर्जेय क्यों ना हो। अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था जो परिवर्तन लाने के लिए सत्य, प्रेम और आत्मपीड़ा की शक्ति पर निर्भर था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का पहला बड़ा अभियान 1906 के एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ था, जिसके लिए सभी भारतीयों को सरकार के पास पंजीकरण कराना और पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक था। गांधी ने इसे भारतीय आबादी को नियंत्रित करने और अपमानित करने के उद्देश्य से एक भेदभावपूर्ण कानून के रूप में देखा। के लिए गांधी के आह्वान ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के साथ प्रतिध्वनित किया। महिलाओं और बच्चों सहित हजारों भारतीय उनके आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने पंजीकरण करने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी दी। उन्हें कारावास, कोड़े मारने और यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अहिंसक प्रतिरोध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का अभियान 7 साल तक चला। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था जो असफलताओं और विजयों से चिह्नित था। हालांकि यह अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार को रियायतें देने और कुछ भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक से अधिक समय बिताने के बाद गांधी 1915 में भारत लौट आए। वह अब एक अज्ञात वकील नहीं थे, बल्कि एक सम्मानित नेता थे जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के दर्शन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। भारतीय लोगों ने उनका अपार उत्साह और प्रशंसा के साथ स्वागत किया।
जिन्होंने उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आशा की किरण के रूप में देखा। अपनी वापसी पर गांधी ने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य से खुद को परिचित करते हुए पूरे भारत की व्यापक यात्रा की। उन्होंने विभिन्न समुदायों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। वह देखी गई गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक अन्याय से भयभीत थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी लड़ाई है। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी लड़ाई है। भारत में गांधी के शुरुआती वर्ष जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा करने में बीते। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों का केंद्र और उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। साबरमती आश्रम में गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की। उन्होंने स्थानीय संघर्षों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह और गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, जिसने गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। और गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, जिसने गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। गांधी की भारत वापसी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके नेतृत्व, उनके दर्शन और सच्चाई और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारतीय लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए अंतिम दबाव का मंच तैयार किया। गांधी की भारत वापसी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके नेतृत्व के, उनके दर्शन और सच्चाई और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारतीय लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए अंतिम दबाव का मंच तैयार किया। So that's all for the video. Suggest me the next book you want to listen summary of. Thank you.